नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे हम टेस्ट लेंगे जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत और गणित ये तीनों सब्जेक्ट से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए। ठीक है, और दोस्तों टेस्ट को पूरी शिद्दत के साथ दीजिए और अपनी तैयारी को जांचिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आई? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बहन के पास, बी में लिखा हुआ है माँ के पास, और सी में लिखा हुआ है दीदी के पास, और डी में लिखा हुआ है नानी के पास। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है इस प्रश्न में कि बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आई? तो माँ के पास आई। ठीक है, बहादुर से मार खाकर भैंस माँ के पास आई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, भारत माता का आंचल कैसा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नीला, बी में लिखा हुआ लाल, और सी में लिखा हुआ गीला, और डी में लिखा है धूल भरा। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, रसखान को किसने शिक्षा दिया था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गोकुलनाथ ने, और देखिए यहाँ पर बी में लिखा हुआ है गोरखनाथ ने, और सी में लिखा हुआ है विठलनाथ ने, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि रसखान को किसने शिक्षा दिया था? तो विठलनाथ ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लोकतंत्र, बी में लिखा हुआ है श्रम, और सी में लिखा है समूह, और डी में लिखा है राजतंत्र। तो आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? तो लोकतंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, खोखा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 20 के दांत, बी में लिखा है शिक्षा और संस्कृति, और सी में लिखा है बहादुर, और डी में लिखा हुआ है मछली। तो यहाँ पर ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि खोखा किस कहानी का पात्र है? तो 20 के दांत का पात्र खोखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 के दांत पाठ का लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। इनको आपको याद रखना है कि 20 के दांत का पाठ का जो लेखक है वो नलिनी बिलोचन शर्मा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब छठा नंबर, इसमें पूछा गया है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए विलोम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, आपको प्रशंसा का उल्टा बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निंदा, और बी में लिखा हुआ है सराहना, और देखिए यहाँ पे सी में लिखा हुआ है बड़ाई, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि प्रशंसा का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? तो प्रशंसा का उल्टा दोस्तों निंदा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, इसमें पूछा गया है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संज्ञा, और बी में लिखा हुआ है सर्वनाम, और सी में लिखा है विशेषण, और डी में लिखा हुआ है अवयव। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उससे कहते हैं तो उससे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, और दोस्तों आपसे टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि आपको पता चले कि आपका जो तैयारी का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है या तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिए और पहले सारा प्रश्न का आप आंसर खुद से सोचिए। ठीक है, इसके बाद आप हमारे आंसर को देखिए। ठीक है, मतलब कहने का है हमारा कि अपनी तैयारी को आप जांचिए कि हमारा तैयारी का लेवल है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, इसमें कहता है 8 नंबर प्रश्न में भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, बी में लिखा है राजगोपालाचारी, और सी में लिखा है भीमराव अंबेडकर, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4 और बी में लिखा हुआ 5 और सी में लिखा हुआ है 6 और डी में लिखा हुआ है 8। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आपको बताना है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में संस्कार को बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संस्कार कितने हैं दोस्तों? तो संस्कार 16 हैं। इसको भी आपको याद रखना है, आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रंगप्पा और देखिए यहाँ पे बी में लिखा हुआ है पोते और यहाँ पे सी में लिखा हुआ है पति और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बनारस, बी में लिखा है लखनऊ, सी में लिखा हुआ इलाहाबाद और डी में लिखा है बक्सर। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 4 फरवरी दोस्तों 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ लक्ष्मी, बी में लिखा हुआ सीता और सी में लिखा हुआ ललिता और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? तो लक्ष्मी नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखें। ठीक है, इसमें कहता है कि विजय किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सत्य से, बी में लिखा है असत्य से और सी में लिखा है अपमान से और डी में लिखा है घृणा से। तो आपको बताना है दोस्तों कि विजय किससे प्राप्त होती है? तो सत्य से प्राप्त होती है विजय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। पूछा है कि पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है सल, बी में लिखा हुआ है भाष्य और यहाँ सी में लिखा हुआ इंद्र और डी में लिखा हुआ कर्ण। तो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है? तो कर्ण चाहते हैं पृथ्वी को दान देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कर्ण का माता जी का नाम क्या है? तो कुंती है। और ये भी आपको साथ में याद रखना है कि कर्ण का पिताजी का नाम क्या है? तो सूर्य है। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसको याद रखना है। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्षमा, बी में लिखा हुआ है आलस्य और सी में लिखा है क्रोध और डी में लिखा हुआ है लोभ। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य जो है दोस्तों ये शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। इसमें पूछा गया है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? बताइए, पहले खुद से इसका आंसर सोचिए कि 4 ऑप्शन में से कौन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में लिखा है उच्च स्थान, बी में लिखा है निम्न स्थान और सी में लिखा है प्रथम स्थान और डी में लिखा है द्वितीय स्थान। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें पूछा गया है कि रामायण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है महर्षि व्यास, देखिए बी में लिखा है वाल्मीकि, यहाँ पे सी में लिखा है कालिदास और डी में लिखा है तुलसीदास। तो आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों
कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि है रामायण के रचनाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। इसमें पूछा गया है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, और बी में लिखा है समुद्रगुप्त, और सी में लिखा है कुमारगुप्त, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी उत्कृष्ट थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। इसमें पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है गुरु नानक, बी में लिखा हुआ है गुरु तेग बहादुर, और देखिए सी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ गुरु रामदास। तो आपको बताना है दोस्तों कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी आपको याद रखना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो गुरु नानक जो थे ये सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाते हैं। इससे आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको करवा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लास्ट में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जो आप जवाब जो दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, और ईमानदारी पूर्वक से लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि लेखक से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पत्नी ने, और बी में लिखा है भाई ने, और सी में लिखा है बेटी ने, और डी में लिखा है बेटा ने। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि लेखक से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो बेटी ने पूछी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि लेखक से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो बेटी ने पूछा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बेटी, बी में लिखा है मौसी, और सी में लिखा है बहू, और डी में लिखा हुआ है सौतीन। तो आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी। तो बहू थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वह, बी में लिखा हुआ अच्छा, सी में लिखा है मोहन, और डी में लिखा है माता पिता। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में सर्वनाम है तो वह जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। इसमें पूछा गया है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पैर पकड़कर, बी में लिखा है केस पकड़कर, सी में लिखा है हाथ पकड़कर, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। तो केस पकड़कर निकाला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 7, बी में लिखा हुआ है 5, और सी में लिखा है 3, और डी में लिखा हुआ है 8। तो इस प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। तो 3 संस्कार हैं जन्म पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। निम्न में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं है। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है दोस्तों वो 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है या तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है या तो 1 के बराबर होता है। ठीक है,
है। तो अगर जो आप याद रखते हैं तो आप इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2/3, यानी कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो ये तो हमारा प्रायिकता के मान हो सकता है। और देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी में जो लिखा हुआ है वो 0.7 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या 1 से बड़ा है, यानी कि ये भी हमारा क्या प्रायिकता का मान हो सकता है। और देखिए डी में लिखा है 15%, ठीक है। देखिए परसेंट को हटाएंगे दोस्तों तब बट्टा में यहाँ पे 100 चल जाएगा, ठीक है। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.15 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.15 भी जो है भी ये क्या 0 से बड़ा है, तो ये भी हमारा प्रायिकता का मान हो सकता है। मगर देखिए आपसे पूछा गया है क्या प्रश्न में कि निम्न में से कौन संख्या किसी घटना का प्रायिकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है -0.5 ये किसी घटना का प्रायिकता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में दोस्तों किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, निम्न में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। देखिए इसको समझिएगा, एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना अच्छी तरीके से कि कौशिक थीटा और इनटू में होता है यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। कौशिक थीटा इनटू में साइन थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। आपसे यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि कौशिक थीटा बराबर, ठीक है, कौशिक थीटा बराबर आपको निकालना है। तो देखिए साइन यहाँ पर गुणा में था, अगर जो बराबर के उस साइड में अगर जो भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ से कौशिक थीटा बराबर क्या निकल गया, बराबर में निकल गया 1/sin थीटा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, AP 3,7,11,15 ... है, तो ए और डी निकालें। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको इसको किस तरह से सोल्व करना है। पहले आपको ए निकालना है, यानी कि आपको प्रथम पद निकालना है। तो ये 3 जो लिखा हुआ यही तो हमारा प्रथम पद है, यानी कि हमको ए यहाँ से तो निकल गया 3। अब हमको निकालना क्या है, डी निकालना है, ठीक है। डी कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से सूचित करते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं हम सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है T2 माइनस T1 होता है, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद आपको करना है। तो दूसरा पद हमारा कितना, ये 7 जो लिखा हुआ है हमारा दूसरा पद है, तो यहाँ पे हम T2 की जगह पर 7 लिख लेंगे। और देखिए हमारा जो पहला पद है वो 3 लिखा हुआ है, हमारा पहला पद है, तो यहाँ पर -3 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर D बराबर कितना निकलेगा 7 - 3 की जगह तो 4 आ गया, ठीक है। यानी कि हमको D बराबर यहाँ से 4 आ गया और A बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी में लिखा हुआ A बराबर 3 और D बराबर 4, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला को आपको याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस बराबर, यानी कि डी बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है T2 माइनस T1 होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। जब आपको एक बिंदु दे देगा और दूरी मूल बिंदु से पूछेगा तो इसके लिए एक फार्मूला होता है x² प्लस में y² का अंडर रूट, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। जो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है √x² प्लस में y², ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, इसमें पूछा गया है कि 45 तथा 60 का मासा है। देखिए मासा मतलब होगा दोस्तों HCF यहाँ से हम कैसे निकालते हैं, देखिए निकालते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं 45 और यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना 60, ठीक है। और यहाँ से लगाइएगा तो कितना टाइम में लग जाएगा, एक टाइम में लगेगा, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा और यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या उतर जाएगा, ये 45 उतरेगा तो यहाँ पर 45 लिख लेते हैं और अब लगाइएगा तो 15 × 45, यानी कि 3 टाइम में लग जाएगा और यहाँ पर 45 कट जाएगा, ठीक है। और HCF हमारा कौन होता है, ये जो 15 लिखा है दोस्तों ये हमारा HCF हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से मासा बनाना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, इसमें पूछा गया है यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं
तो ए और बी का लसा है। देखिए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर आपको यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि आपको दो गो अभाज्य संख्या दे दिया गया है ए और बी, और पूछा है कि ए और बी का लसा है, तो लसा ए और बी का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर जो आपको समझ में नहीं आया तो ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर अभाज्य संख्या हमारा ए और बी दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 और 3 आपको अभाज्य संख्या दिया हुआ रहता है, ठीक है। क्या दिया रहता है, 2 और 3, और आपको कहता है कि इसका आपको लसा निकालना है। तो इसका लसा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 2 × 3 करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 3 दूनी के 6 हो जाता है, इसका लसा 6 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ही हमारा दो गो अभाज्य संख्या ए और बी दिया हुआ है, इसको लसा निकालना है, तो ए इंटू बी कीजिएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आगे दोस्तों हम शानदार वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जो कि आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।